हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, कुछ टाइम से हमने साइकोलॉजी की क्लास वो नहीं डाली थी, लेकिन अभी हमारे नोट्स भी लगभग तैयार हो गए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी वैसे ही क्लास है वो हम शुरू करने वाले हैं। क्योंकि अभी आपका रीट का एग्ज़ाम भी है, तो उनके लिए भी हेल्पफुल रह जाएगी, उनके लिए भी अच्छी हो जाएगी। जो बच्चे हैं कोचिंग नहीं कर पाते हैं, तो आपको मैं फ्री पूरा मैटर उपलब्ध करवाने वाला हूँ। तो हमने पिछली क्लास तक जो किया था, उससे आगे हम अधिगम के निहितार्थ, संप्रत्यय, ये हम पढ़ने वाले थे। इसके बाद में हम अधिगम के जो सिद्धांत हैं वो हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम आज के एक छोटे से लेक्चर के माध्यम से अधिगम के निहितार्थ हैं इनको क्लियर कर लेते हैं। अधिगम के निहितार्थ या संप्रत्यय। देखिए, विलियम जेम्स, इसके बारे में तो आप सभी जानते भी हैं, सुना भी होगा, क्योंकि इसके बारे में मैंने बहुत बार बता दिया भाई। विलियम जेम्स, जिन्हें अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक कहते हैं, तो अमेरिकी विद्वान थे विलियम जेम्स, और इन्होंने 1930 में एक बुक लिखी थी, और इनकी बुक का नाम था द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान के सिद्धांत। और इसी बुक के अंतर्गत इन्होंने संप्रत्ययों का उल्लेख किया। संप्रत्यय मतलब सही दिशा में किए गए जो विचार है ना, सही दिशा में दिए गए विचार, उनको ही हम संप्रत्यय कह देते हैं। इन्हें ही हम अधिगम के निहितार्थ कह देते हैं। तो ये बुक जरूर याद रखना भाई, पता नहीं कितनी बार पूछी गई है कि विलियम जेम्स की बुक कौन सी, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के सिद्धांत, ठीक है, जिसमें अधिगम के निहितार्थ वो प्रस्तुत किए गए थे विलियम जेम्स के द्वारा। आगे देखिए, इसमें कौन कौन से निहितार्थ आते हैं। देखिए, पहला आता आत्म संप्रत्यय, दूसरा है अभिवर्ती या मनोवर्ती, तीसरा है रुचि, चौथा है अभिरुचि, अभिक्षमता या अभियोग्यता, सभी के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। पांचवा है आदत, और छठा है सामाजिक कौशल। अब एक एक करके हम सभी के बारे में डिटेल से बात करते हैं। पहले ये प्रत्यय क्या होता है उसको समझ लेते हैं, फिर संप्रत्यय क्या होता है उसको समझते हैं। प्रत्यय का मतलब क्या होता है कि भाई किसी भी प्रकार का विचार दे दिया, चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो बुरा हो, चाहे वो सही हो या गलत हो, किसी भी प्रकार का अगर विचार है तो वो आपका विचार क्या कहलाएगा, प्रत्यय कहलाएगा। संप्रत्यय का मतलब क्या होता है, सत्य या सही दिशा में दिया गया कोई भी कार्य या कोई भी विचार, सत्य या सही दिशा की ओर कार्य के लिए जो विचार दिया जाता है वो आपका संप्रत्यय कहलाता है। कहने का मतलब, इसमें कोई भी ऐसा कार्य जिसके लिए हम सही या सत्य विचार प्रकट करते हैं या सत्य विचार देते हैं, वो आपका संप्रत्यय हो जाएगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना भाई, सत्य या सही, ओके। प्रत्यय का मतलब विचार। आगे बात करते हैं। देखिए, प्रत्यय से अभिप्राय है विचारों से लिया गया, तथा विचार वह शक्ति है जो हमें किसी कार्य को करने के लिए आगे बढ़ाते हैं। भाई, आपने इतने सारे टीचर्स या इतने सारे मोटिवेटर्स देखते हैं, तो उनकी वो विचार ही सुनते हैं आप लोग, उनकी छोटी छोटी ऐसी मोटिवेशनल कहानियाँ सुनते हैं जिससे आप मोटिवेट हो जाते हैं और अलग तरीके के जुनून के साथ में तैयारी करते हैं। तैयारी तो पहले से भी करते हैं, लेकिन जब आप उनकी सुनते हैं, जैसे हम धीर सिंह थापाई सर की बात करते हैं, वो अच्छे से मोटिवेट करते हैं, बहुत बड़े मोटिवेटर हम कह सकते हैं। तो वो इस प्रकार से मोटिवेट करते हैं कि हम उसके प्रति मोटिवेट हो जाते हैं और दुगने जुनून के साथ में तैयारी करने लग जाते हैं। वो विचार ही दे रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर एक शक्ति के रूप में काम करते हैं वो। सामान्यतः कार्य व्यवहार में सत्य या वास्तविक विचारों का योगदान होता है, जिन्हें हम संप्रत्यय कहते हैं। यानी कि ऐसे कार्य हैं उनके लिए जो सत्य या वास्तविक विचार उनमें सहायता करते हैं, तो उनका हम बात करें लाइफ में या कार्य के अंदर बहुत ज़्यादा योगदान होता है, और उन्हें ही हम संप्रत्यय कह देते हैं भाई। एक व्यक्ति के अधिगम से संबंधित संप्रत्यय निम्न प्रकार के हैं। इन संप्रत्ययों की बात कर लेते हैं। अभी हमने देखे थे, उनमें हम पहले की बात करते हैं। आत्म संप्रत्यय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आत्म संप्रत्यय का मतलब क्या होता है भाई, कोई भी व्यक्ति है उसकी खुद के बारे में राय क्या है। कई बार सोचते हैं भाई, कोई ऐसा कार्य सामने आ जाता है, उसको देखे अरे ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा भाई, ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा। इसका मतलब वो हमारे लिए पहले से ही हमने राय बना ली कि ये कार्य हम नहीं कर सकते हैं। जैसे आप लोग शुरुआत में पढ़ते हैं तो गणित विषय हमें बहुत कठिन लगता है, तो उस गणित की बुक को देखते हैं, हम कहते हैं यार ये तो नहीं हो पाएगा मेरे से। तो पहले से हमने वो विचार बना लिया हमारे मन में कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा, तो वो कभी होगा भी नहीं।
लेकिन हमने ये सोच लिया कि कोशिश करेंगे, करने की कोशिश करेंगे, तो वो धीरे धीरे हमारी रुचि पैदा हो जाती है और आराम से उस कार्य को हम कर लेते हैं। तो देखिए भाई, आत्म संप्रत्यय से अभिप्राय है व्यक्ति की खुद के बारे में सोच या धारणा, मतलब वो अपने बारे में क्या सोच रखता है, वो आत्म संप्रत्यय हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति अपने आप को क्या समझता है, उसे उसका आत्म संप्रत्यय ही हम कहते हैं। आत्म संप्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक तो वास्तविक आत्म संप्रत्यय होता है, वास्तविक आत्म संप्रत्यय होता है, एक आदर्शात्मक आत्म संप्रत्यय होता है। अब पहले हम वास्तविक की बात करते हैं, तो वास्तविक का मतलब होता है जब हम वर्तमान की बात करते हैं, हम वर्तमान में सोचते हैं कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, कौन हूँ, ये सभी जो क्वेश्चन आते हैं इनका जो आंसर आता है, ये सभी आपके वास्तविक संप्रत्यय हो जाएंगे कि हम वर्तमान के बारे में आप सोच रहे हैं। एक व्यक्ति जब वर्तमान को लेकर सोचता है तो वो आपका वास्तविक संप्रत्यय हो जाएगा, जैसे मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं कौन हूँ। ठीक है, देखिए आगे दूसरा है आदर्शात्मक संप्रत्यय। इसका मतलब आदर्शात्मक हो जाएगा जो भविष्य के बारे में सोच रहा है। तो एक व्यक्ति जो भविष्य को लेकर विचार बनाता है या सोचता है, जैसे मैं क्या बनूंगा, मैं कब बनूंगा, कैसे बनूंगा, यानी कि मैं क्या बनूंगा, मतलब आपका मेन मोटिव क्या, आपका मेन लक्ष्य क्या है, टीचर बनना है ना, तो मैं टीचर बनूंगा। ठीक है, कब बनूंगा, तो ये एग्ज़ाम होने के बाद। कैसे बनूंगा, वो हमारी डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार से मेहनत करें। ठीक है, तो यह आपका आदर्शात्मक क्या हो जाएगा भाई, संप्रत्यय हो जाएगा। आगे संप्रत्यय निर्माण की दो पक्ष कार्य करते हैं, यानी कि संप्रत्यय निर्माण में दो पक्ष कार्य करते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो शारीरिक पक्ष कार्य करता है, एक मानसिक पक्ष कार्य करता है। जब एक व्यक्ति अपने शरीर के रंग रूप कद काठी को लेकर संप्रत्यय बनाता है और सोचता है कि मैं कितना अच्छा दिखता हूँ, मैं कितना सुंदर हूँ, ये सभी जो विचार बनाता है ये आपका शारीरिक पक्ष से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है मानसिक पक्ष। मानसिक पक्ष का मतलब क्या हो जाएगा कि जब एक व्यक्ति अपने मानसिक संगठन, परिपक्वता, बुद्धि लब्धि आदि को ध्यान में रखकर सकारात्मक धारणा बनाता है, जैसे कि मैं अन्य लोगों से ज़्यादा अच्छा काम कर सकता हूँ, ज़्यादा समय पढ़ सकता हूँ, ज़्यादा याद कर सकता हूँ, ये सभी जो विचार बनाता है ये मानसिक पक्ष से संबंधित हो जाएगा। तो नाम से ये भाई, शारीरिक का मतलब अपने शरीर, रंग रूप, कद काठी, इन सभी को देखकर जो विचार बनाता है तो वो आपका मानसिक पक्ष शारीरिक पक्ष हो जाएगा। और किसी कार्य को करने के लिए अपनी मानसिक जो क्षमता है, बुद्धि है, परिपक्वता है, इन सभी का उपयोग करता है तो वो आपका मानसिक पक्ष हो जाएगा। एक व्यक्ति को जीवन में अधिकतर सफलताएं मानसिक पक्ष की प्रबलता से ही मिल सकती है। आप सभी को पता है, आपने देखे होंगे भाई, जो पैर से लंगड़ा है, आपने कई बार ऐड देखा भी होगा टीवी के ऊपर, उनका नाम मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन वो पैर से लंगड़ा, अपंग है, लेकिन वो IAS ऑफिसर बन गया क्योंकि उनमें मानसिक जो पक्ष था ना वो प्रबल था, है ना। शारीरिक पक्ष तो दुर्बल हो गया क्योंकि वो अपंग हो गया इस कारण से, लेकिन मानसिक पक्ष उसका प्रबल था। ऐसे और भी बहुत मिल जाएंगे जो आंखों से अंधे होते हैं भाई, लेकिन उनका मानसिक पक्ष वो मजबूत होता है। ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे। तो जिनका मानसिक पक्ष मजबूत होता है ना, वो अधिक सफलताएं अर्जित करता है अपनी लाइफ में। इसलिए मानसिक रूप से हमें मजबूत होना चाहिए। आगे देखिए, एक शिक्षक के रूप में कार्य करते हुए व्यक्ति को अपने विद्यार्थियों को सकारात्मक दृष्टिकोण एवं समय के प्रति अच्छी धारणा बनाने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। मतलब शिक्षक का दायित्व बनता है कि बच्चों से कोई कार्य नहीं होता तो उस बच्चों में इस प्रकार से मोटिवेट करे कि आप किसी भी प्रकार का कार्य हो आप कर सकते हैं, बस आप कर सकते हैं। इसी प्रकार की सकारात्मक दृष्टिकोण आपको उन बच्चों के अंदर विकसित करना चाहिए। यह आपका पहला हो जाता है भाई। दूसरा आ जाता है अभिवर्ती या मनोवर्ती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब एक व्यक्ति किसी दूसरे वस्तु या क्रिया के प्रति जो नजरिया, सोच, धारणा या दृष्टिकोण बनाता है, उस धारणा या दृष्टिकोण या नजरिए को ही मनोवर्ती कहते हैं। कहने का मतलब है, कोई भी सामने व्यक्ति है, उस व्यक्ति के प्रति आपका विचार या आपका जो नजरिया है वो किस प्रकार का है, वो ही क्या कहलाता है, अभिवर्ती या मनोवर्ती। मतलब कोई भी रास्ते से जा रहे हैं, कोई व्यक्ति दिख गया, उसके प्रति आपके दिमाग में क्या विचार है, वो आपकी मनोवर्ती अभिवर्ती हो जाएगी। आपने देखा होगा भाई, अपने रिश्तेदार हैं बहुत सारे, किसी रिश्तेदार का किस प्रकार का नज़रिया होता है, किसी रिश्तेदार का किस प्रकार का नज़रिया होता है। कोई किसी की
चुगली बोल देते हैं हम, या कोई किसी की बुराई करता है और कोई किसी की अच्छाई करता है। जो बुराई करता है तो उसका नज़रिया ही बुरा होता है, सिर्फ वो बुराई देखता है, और जो अच्छाई करता है वो केवल अच्छाइयों को ही देखता है, उसका नज़रिया ही अच्छा होता है। तो ये क्या होता है, अभिवर्ती या मनोवर्ती के अंतर्गत हो जाएगा। किसी भी दूसरे व्यक्ति के प्रति हमारा सोच या नज़रिया क्या है, दृष्टिकोण क्या है, ये सभी मनोवर्ती के अंतर्गत आ जाएगा। ज़्यादा लंबा चौड़ा वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं भाई इनके, लेकिन इतना लंबा लेने की ज़रूरत नहीं, आपको समझ में आना चाहिए, एक दो एग्जाम्पल से ही काम चल जाएगा। थ्रस्टन क्या कहते हैं भाई मनोवर्ती के बारे में? थ्रस्टन कहते हैं मनोवर्ती के संदर्भ में विचार दिया इन्होंने कि किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के कारण आने वाले धनात्मक या ऋणात्मक प्रभाव की मात्रा ही मनोवर्ती है। ये कहते हैं कि कोई भी सामने वस्तु, व्यक्ति, कुछ भी है, उसके प्रति आपके दिमाग में नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, किसी भी प्रकार का विचार हो, नकारात्मक या सकारात्मक, जो भी प्रभाव आपके ऊपर उत्पन्न होता है वो क्या कहलाती है? मनोवर्ती कहलाती है। ठीक है ना। मनोवर्ती थ्रस्टन के अनुसार हम बात करें तो दो प्रकार की होती है, एक तो धनात्मक या सकारात्मक, और एक होती है ऋणात्मक या नकारात्मक। ठीक है, याद रख लेना भाई, थ्रस्टन की परिभाषा है कि कोई भी वस्तु है, उस वस्तु के आने पर आपके माइंड में, या फिर कह सकते हैं कि किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के कारण आने वाले धनात्मक या ऋणात्मक प्रभाव, आपके ऊपर जो ऋणात्मक और धनात्मक प्रभाव पड़ते हैं वही मनोवर्ती है। तो ये देख लेना भाई। मनोवर्ती दो प्रकार की बताई थ्रस्ट ने, एक तो धनात्मक यानी कि सकारात्मक, एक ऋणात्मक या नकारात्मक। अब देखिए, सामान्यतः मनोवर्ती 3 प्रकार की होती है। वैसे थ्रस्ट ने 2 बताई थी, लेकिन सामान्यतः 3 प्रकार की होती है। एक तो सकारात्मक मनोवर्ती, देखिए किसी अन्य व्यक्ति के प्रति सही या सकारात्मक विचार है तो वो सकारात्मक मनोवर्ती हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति है, उसके प्रति अगर आपका नज़रिया या आपकी सोच है वो सही है, सकारात्मक है, आप पॉजिटिव सोचते हैं कि वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा दिखता है, जो भी आपके विचार हैं उसके प्रति सकारात्मक हैं, तो आपकी वो सकारात्मक मनोवर्ती हो जाएगी। और एक व्यक्ति को सकारात्मक मनोवर्ती ही रखनी चाहिए। अगर जीवन में सफलता को प्राप्त करना तो सकारात्मक मनोवर्ती रखनी चाहिए, जैसे वह बहुत अच्छा है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना भाई। इसके बाद में दूसरी है नकारात्मक मनोवर्ती। किसी अन्य व्यक्ति के प्रति नकारात्मक विचार, यानी कि कोई भी व्यक्ति है, उसके प्रति आपके अंदर जो आने वाले नकारात्मक विचार हैं तो वो आपकी नकारात्मक मनोवर्ती हो जाएगी। वो बहुत बुरा है, वो अच्छा नहीं दिखता है, उसका व्यवहार बहुत अच्छा नहीं है, वो लोगों के साथ झगड़ता रहता है। ये सभी जो नकारात्मक विचार है ना, ये आपके नकारात्मक मनोवर्ती को प्रदर्शित करते हैं, वह बहुत बुरा है। फिर है शून्य मनोवर्ती। कोई अन्य व्यक्ति क्या है क्या नहीं है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे आप सभी को पता है, आप रास्ते से जा रहे हैं, वो बुरा है अच्छा कोई मतलब नहीं, आप सिर्फ कोई लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो आप सिर्फ उनकी तरफ देखते हैं और सीधे निकल जाते हैं, हमें क्या मतलब, बस वो चीज़ है। अगर किसी के बारे में आपके अंदर कोई विचार नहीं, वो अच्छा है या बुरा है, तो आपकी वो शून्य मनोवर्ती हो जाएगी, उदासीन हम कह सकते हैं इसको। और आप याद रख लेना भाई, अभिवर्ती जो होती है हमेशा अर्जित होती है। ये कुछ टीचर्स या कुछ बुक में आपको अर्जित और जन्मजात दोनों मिल सकते हैं, लेकिन याद रख लेना अभिवर्ती हमेशा अर्जित होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया भाई पहले। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं तीसरी जो संप्रत्यय आता है वो है रुचि। रुचि से अभिप्राय व्यक्ति के उस व्यवहार से है जिसे वह स्वेच्छा से वह किसी आकर्षण के कारण करता है। रुचि का मतलब क्या है? रुचि से अभिप्राय व्यक्ति के उस व्यवहार से है जिसे वह स्वेच्छा से वह किसी आकर्षण के कारण करता है। मतलब अपनी इच्छा से कोई काम करता है तो वो आपकी रुचि हो जाएगी। ठीक है ना, अपनी इच्छा के कारण। और इसी पर मैकडूगल महोदय क्या कहते हैं भाई, इनकी भी सुन लेते हैं। विलियम मैकडूगल कहते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति होने वाले आकर्षण ही रुचि है। यानी कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति जो हमारा आकर्षण है वही रुचि हो जाएगा। जैसे वर्तमान में किशोरावस्था में देखते होंगे लड़के लड़कियों की तरफ आकर्षित होते हैं, वो यूनिक होता है उनके लिए, तो वो एक क्या हो जाएगी, रुचि हो जाएगी उनकी। कुछ हम जब सब्जेक्ट चेंज करते हैं तो उस समय कोई आर्ट्स ले लेता है, कोई साइंस ले लेता, तो उस समय हमारी रुचि होती है उनमें, तो इसी कारण से वो हम चेंज करते हैं। कोई किसी के पास बाइक के लिए रुचि होती है, कोई गाड़ी को पसंद करता है, तो ये सभी क्या हैं, रुचि हैं उनकी।
तो किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति होने वाला आकर्षण ही क्या हो जाएगा, रुचि हो जाएगा। ये विलियम मैकडूगल की परिभाषा है, याद रख लेना। रुचि व्यक्तिगत होती है भाई, हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। आपने देखा होगा भाई, आपके सभी दोस्त ये जरूरी थोड़ी है किसी एक ही चीज़ को पसंद करते हों। आप सभी की अलग अलग सोच होती है, अलग अलग रुचि होती है आपकी। कोई सिगरेट पीना पसंद करता है तो कोई सिगरेट के पीने वाले के पास जाना ही पसंद नहीं करता। कोई गुटखा खाना पसंद करता है तो कोई गुटखा वाले के पास जाना ही नहीं पसंद करता। तो ये सभी होते हैं, रुचि हमेशा व्यक्तिगत होती है। किसी व्यक्ति की रुचि को आसानी से नहीं जाना जा सकता, हम पता नहीं कर सकते आसानी से। रुचि जन्मजात व अर्जित होती है। हाँ, ये रुचि की अगर बात आए, देखिए अभी हमने पढ़ा था अभिवर्ती, वो तो क्या होती है, अर्जित होती है। लेकिन अगर रुचि की बात आए तो वो जन्मजात व अर्जित दोनों ही प्रकार की होती है। एक शिक्षक को चाहिए कि वह अपने बालकों में उनकी रुचि के अनुसार प्रेरणा पैदा करे ताकि बालक अपनी रुचि के अनुसार भविष्य बना सके। आप 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, उसमें देखा होगा वो एक तो आमिर खान है, साथ में 2 एक्टर और हैं। उनमें से एक जो होता ना, उसको उसके पिताजी ज़बरदस्ती इंजीनियर बनाना चाहते हैं, लेकिन उसका इंटरेस्ट किस में है, रुचि किस में है उसकी, उसका कैमरा मतलब फ़ोटो वगैरह क्लिक करने में है। और उसके बाद में आपने पूरी मूवी देखी तो उसमें पता भी होगा कि उसके अमेरिका से उसके पास में वो लेटर आता है, फिर वो अमेरिका वो काम सीखने के लिए जाता है। मतलब उसको फ़ोटो क्लिक करने का शौक़ अच्छा होता है, लेकिन वो ज़बरदस्ती उसके पिताजी उसको वो करवाते हैं। तो हमेशा देखिए, शिक्षक होने के अनुसार आपको ये करना चाहिए कि बालक को उनकी रुचि के अनुसार प्रेरणा पैदा करनी चाहिए और रुचि के अनुसार उनका भविष्य बनाना चाहिए। किसी का भविष्य, किसी की रुचि डॉक्टर बनने में है, किसी की नेता बनने में है, किसी की टीचर बनने में है, किसी के आरएस बनने में है, किसी के आईएएस बनने में। तो ये सभी रुचि के कारण ही होता है भाई, और उन्हीं के अनुसार उनको प्रेरित करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका रुचि है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं अभिरुचि व अभिक्षमता। कई बार हम देखते हैं अभिरुचि है वो रुचि समझ लेते हैं, नहीं भाई, ये अलग होती है। अभिरुचि बोल दो, अभिक्षमता बोल दो या अभियोग्यता बोल दो, ठीक है ना। रुचि अर्जित व जन्मजात दोनों प्रकार की होती है, जबकि आप याद रख लेना भाई, अभिरुचि जो होती है ना, ये आपकी यहाँ पर जन्मजात लिखा मैंने, जन्मजात नहीं होती है भाई, अर्जित ही होती है। ये ज़्यादातर अर्जित होती है, जन्मजात नहीं होगी। ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, मैंने लिख दिया ये। देखिए, किसी व्यक्ति का पद, व्यवसाय या परिस्थिति को उसकी अभिरुचि या अभियोग्यता या अभिक्षमता कहते हैं। ये जन्मजात नहीं होती, वे थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। कोई भी व्यक्ति है, उसका पद, व्यवसाय या परिस्थिति कौन सी स्थिति में है वो, उसकी अभिरुचि या अभियोग्यता अभिक्षमता कहलाती है। जैसे हम बात करें तो डॉक्टर, शिक्षक, वकील, ये दोबर लिख दिया क्या, शिक्षक, इंजीनियर, किसान, ये सभी क्या है, उनके पद हैं, योग्यता है उनकी। तो ये जन्मजात नहीं होती, ये अर्जित होती है भाई, ठीक है ना, अर्जित हो जाएगा ये। अभिरुचि या अभिक्षमता पूछे तो ना, अर्जित होगी, थोड़ा सा ध्यान में रख लेना ये। अभिरुचि रुचि का भविष्य माना जाता है, रुचि का भविष्य माना जाता है। यथार्थ अभिरुचि भी जन्मजात व अर्जित, अगर रुचि के अकॉर्डिंग बात करें, क्योंकि रुचि जन्मजात अर्जित होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ये भी अर्जित व जन्मजात हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन ज़्यादातर आंसर है ना, ज़्यादातर हम देखते हैं तो इसको अर्जित ही मानते हैं, और मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। अभिरुचि के प्रकार की बात करते हैं तो 5 प्रकार की होती है। एक तो यांत्रिक अभिरुचि, यांत्रिक मतलब मशीनों से संबंधित कार्य करने वाले, जैसे कि इंजीनियर हैं, मिस्त्री हैं, चालक हैं, ड्राइवर जो होते हैं वो, ये सभी आपकी यांत्रिक अभिरुचि के अंतर्गत आ जाएंगी। कलात्मक अभिरुचि यानी कि कोई कला में निपुण होते हैं, कुछ कलाकार होते हैं, जैसे कि चित्रकार हो गई, मूर्तिकार हो गए, शिल्पकार हो गए, ये मूर्तिकार दोबारा से, संगीतकार हो गए, ये सभी नृत्यकार हो गए, ये सभी क्या हो जाएंगे, आपकी कलात्मक रुचि के अंतर्गत आ जाएंगे। शैक्षणिक अभिरुचि की बात करते हैं तो शैक्षणिक में शिक्षा से संबंधित शिक्षक, विद्यार्थी, पत्रकार, लेखक, दार्शनिक, ये आपकी शैक्षणिक अभिरुचि के अंतर्गत आ जाएंगे। संवेदना अभिरुचि, तो ये डॉक्टर, पुलिस, सेना, वकील, ये आपकी क्या हो जाएंगी, संवेदना अभिरुचि के अंतर्गत। सामाजिक अभिरुचि के अंतर्गत समाज सेवी, समाज सुधारक, राजनेता, समाज सेवी, समाज सुधारक, राजनेता, ये सभी सामाजिक अभिरुचि के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। तो ये अभिरुचि के प्रकार हो गए जो आपको ध्यान में रखनी है। तो इस प्रकार से हमने अभिरुचि को कंप्लीट कर लिया अभी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आदत की। आदत की बात करते हैं। आदत तो वैसे आप सभी जानते हैं भाई,
जब किसी भी कार्य को हम पहली बार करते हैं तो वह कार्य कठिन लगता है, और यदि हम उस कार्य को बार बार करते रहते हैं तो उस कार्य का अभ्यास हो जाता है, अर्थात वह हमारे स्वभाव में आ जाता है और स्वभाव में आने के कारण सरल बन जाता है। इसे ही आदत कहते हैं। और आदत जो होती है, एक सरल कार्य जो होती हैं उनको सरल बनाने वाला व्यवहार होता है। आपने देखा होगा शुरू में ये गुटखा खाने वाले होते हैं, दारू पीने वाले होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, शुरुआत में जब ये दारू वगैरह पीते हैं, शराब वगैरह पीते हैं तो इनको ये कड़वी लगती है ना, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाती है, ये आदत हो जाती है। वो पहले तो कभी कभार पीते हैं, फिर धीरे धीरे वो आदी हो जाते हैं, बिना पिए उनसे रहा नहीं जाता, तो वही आदत हो जाएगी। तो और एग्जाम्पल देख सकते हैं, पहली बार आप बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं तो आपको डर लगता है, आप उसमें क्या हो जाते हैं, सामान्यतः हम बात करें तो आपको बहुत कठिन लगता है गाड़ी चलाना, डर भी लगता है, सही तरीके से चला भी नहीं पाते हैं। 2, 3, 4, 5 बार प्रैक्टिस करते हैं तो फिर वो आदत हो जाएगी। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे कार्य होते हैं। सुबह हम 1 या 2 बार अलार्म लगा कर के सुबह जल्दी उठते हैं, लेकिन फिर क्या हो जाता है, 4-5 दिन बाद वैसे ही अलार्म बजने से पहले हमारी आँख खुल जाती है, तो वो भी एक प्रकार की सुबह जल्दी उठने की आदत हो जाएगी। इसी प्रकार से बहुत सारे कार्य होते हैं भाई। आपने देखा होगा कि घर पे जब आते हैं, घर वाले जब साफ़ सफाई करते हैं तो हम चप्पल जो होते हैं स्लीपर्स, वो हम नीचे निकालते हैं बाहर की ओर। 2-4 बार अब आप अंदर लेके जाएंगे ना तो घर वाले टोकेंगे, 2 या 3-4 बार टोकेंगे, बाद धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी बाहर निकालने की। तो ये बहुत सारे होते हैं भाई जो हमें हमारी इन्हें हम आदत कह देते हैं। पहली बार जब करते हैं तो वो कठिन लगता है, फिर धीरे धीरे उसमें क्या हो जाते हैं, हम बार बार करते हैं तो अभ्यास हो जाता है और वो हमारे स्वभाव में आ जाता है, और इस कारण से हमारा जो कार्य होता है वो भी सरल हो जाता है। आगे देखिए, गैरेट क्या कहते हैं आदत के बारे में, कि आदत उस व्यवहार को दिया जाने वाला नाम है जो अधिक बार दोहराया जाता है, जो इतनी अधिक बार दोहराया जाता है कि यंत्रवत हो जाता है। ठीक है ना, याद रख लेना भाई गैरेट की परिभाषा, कि आदत उस व्यवहार को दिया जाने वाला नाम है जो इतनी बार दोहराया जाता है कि यंत्रवत हो जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, गैरेट की परिभाषा। आगे लाडेल की परिभाषा की बात करते हैं। आदत वह व्यवहार है जिसे व्यक्ति प्रारंभ में जानबूझकर या स्वेच्छा से, पहले तो जानबूझ के करता है, इच्छा से करता, फिर बार बार करने पर वो स्वतः ही होने लगता, फिर उसका आदी हो जाता है, बार बार बिना करे ही वो काम हो जाता है। सामान्यतः आदतें 2 प्रकार की होती है, एक तो अच्छी आदतें, एक बुरी आदतें। इससे तो आपको परिचित हैं भाई। अच्छी आदतें जैसे भाई बड़ों का सम्मान करना है, इसके अलावा अच्छा स्वभाव व्यवहार अच्छा करना है, सबको अच्छे से बात करना है, सबको सम्मानपूर्वक सम्मान देना है, ये सभी अच्छी आदतें होंगी। बुरी आदतें सभी के साथ झगड़ा करना, गाली गलौज करना, ये सभी बुरी आदतों के अंतर्गत आ जाते हैं। आदतें हमारे चरित्र एवं व्यक्तित्व का निर्माण करती है, बिल्कुल सही है भाई, चरित्र व व्यक्तित्व का निर्माण करती है, इसलिए जीवन में अच्छी आदतों को ही अपनाना चाहिए। आप सुनते होंगे किसी व्यक्ति के बारे में चर्चा चलती है तो हम बातें करते तो उस समय कहते हैं कि वो बहुत अच्छा व्यक्ति है यार, बहुत अच्छा आदमी है वो, ऐसा कहते हैं। अगर वो अच्छा नहीं है तो हम क्या कहेंगे, बहुत बेकार था, है ना। तो ये उसकी व्यक्तित्व या चरित्र का निर्माण करती है आदतें। ड्यूक ऑफ वेलिंगटन में परिभाषा क्या दी गई है इसकी, कि आदत व्यक्ति का दूसरा स्वभाव होती है जो सामान्य स्वभाव से 10 गुना शक्तिशाली होती है। सामान्य स्वभाव करते हैं उससे 10 गुना शक्तिशाली होती है। आपने देखा होगा भाई, आदत कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति अपने आप को बदलने की कोशिश करता है, 2 दिन 4 दिन वो अपने आप को वहाँ पे बदल कर रह भी सकता है, लेकिन धीरे धीरे अब जो उसकी आदत थी ना पहले वाली, वो सामने आने शुरू हो जाती है। कहने का मतलब जो सामान्य स्वभाव होता है ना, उसके विपरीत वो दूसरा स्वभाव होता है और उससे 10 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। ये कहते हैं ड्यूक वेलिंगटन। रायबरन की बात करते हैं तो सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया, सीखना क्या है, आदतों के निर्माण की प्रक्रिया, ये रायबरन कहते हैं, तो ये भी ध्यान में रख लेना। वैलेंटाइन के अनुसार हम जो आदतें होती हैं ये 7 प्रकार की होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, 7 प्रकार देख लेते हैं। यांत्रिक आदत, यांत्रिक आदत का मतलब क्या होता है कि कपड़ों के बटन बंद करना। हम डेली क्या होते हैं, कपड़े पहनते तो उस समय बिना देखे हम बटन बंद करने लग जाते हैं। जूते के फीते बांधना, ये भी आप देखते होंगे, जूते वगैरह पहनते तो हम जूते के फीतों की तरफ देखते भी नहीं, हम बांध देते हैं। टाई बांधना, ये सभी क्या है, यांत्रिक आदतें हैं। शारीरिक अभिलाषा संबंधित ये आदतें, जैसे कि चाय पीना, सुबह उठते चाय के बिना रहा ही नहीं जाता,
तो चाय पीना, शराब पीना, धूम्रपान करना, ये सभी है शारीरिक अभिलाषा संबंधी आदतें हो जाएंगी। नाड़ी तंत्र संबंधी आदतें, दांतों से नाखून चबाना, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसा करते हैं, मुंह में पेन चबाना, ये तो हम सामान्य करते रहते हैं, भाई लिखते हैं, और जब हम सामने कोई लेक्चर वगैरह देखते हैं तो ऐसे दांतों से वो चबाने लग जाते हैं पेन। पैर पर पैर रख करके बैठना, ये भी बहुत सारे व्यक्तियों की आदत होती है भाई। भाषा संबंधी आदतें, अपशब्द बोलना, अशुद्ध बोलना, तकिया कलाम करना, गाली गलौज करना, ये भाषा संबंधी आदतें हो जाएंगी। विचार संबंधी आदतें, अच्छे विचार व बुरे विचार, कुछ व्यक्ति अच्छे विचार रखते हैं और कुछ बुरे रखते हैं। नैतिक आदतें, बड़ों का कहना मानना, सम्मान करना बड़ों का, ये सभी नैतिक आदतों के अंतर्गत आ जाएगा। भावना संबंधी आदतें, तो इसमें प्रेम, दया, सहयोग, सहानुभूति आदि, ये सभी क्या है, भावना संबंधी आदतें हो जाएंगी। तो ये आदतों के प्रकार हैं भाई, वैलेंटाइन के अनुसार पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि वैलेंटाइन ने आदतें के कितने प्रकार बताए थे, 7 प्रकार। सातों को थोड़ा थोड़ा ध्यान में रख लेना, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट है ही नहीं यहाँ पे। तो ये 5 प्रकार के संप्रदाय हो गए। छठा जो प्रकार आता है वो सामाजिक कौशल। सामाजिक कौशल की बात करते हैं तो समाज में कोई भी व्यक्ति किस प्रकार से जीवन यापन करता है वह उसके जीवन जीने का कौशल है भाई। समाज में जिस प्रकार से रहेगा वो ही उसका सामाजिक कौशल हो जाएगा। MP मुफात कहते हैं कि जीवन जीना एक सुंदर कला है जो सामाजिक वातावरण में आती है। सामाजिक वातावरण से आती है भाई, अच्छे लोगों से संपर्क करेंगे तो अच्छी आदतें पैदा होंगी, बुरे लोगों से करोगे तो बुरी आदतें पैदा होंगी। तो समाज में रहने वाले व्यक्ति होते हैं वो किस प्रकार से जीवन जीते हैं, किस प्रकार से जीवन व्यतीत करते हैं, वो सामाजिक कौशल हो जाएगा। जिस सामाजिक वातावरण में एक व्यक्ति निवास करता है वह व्यक्ति उस सामाजिक वातावरण में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिस कुशलता से कार्य करता है और उन कार्यों से समाज में अपनी पहचान बनाता है जो उस व्यक्ति को सामाजिक सरोकार से जोड़ती है, तथा ऐसे व्यक्ति में निम्न प्रकार के गुण होना चाहिए। आपने देखा होगा भाई, कुछ व्यक्ति सामाजिक कार्य करने वाले होते हैं, वो समाज के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं, तो उसकी वजह से उनकी पहचान हो जाती है। जब भी उस समाज के उस कार्य से संबंधित नाम लिया जाता है तो उस व्यक्ति का दिमाग में नाम आ जाता है, तो वो क्या होती है, एक अलग से पहचान बना ली जाती है। और सामाजिक पहचान बनाने वाले या सामाजिक कौशल प्राप्त व्यक्ति में कौन कौन से गुण होने चाहिए वो बता देता हूँ। एक तो समायोजन होना चाहिए भाई, किसी प्रकार के अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों से मिलता है तो उनके प्रति समान भाव रखना। उच्च आकांक्षा स्तर, मिलनसारिता होनी चाहिए, सभी लोगों से मिलजुल कर रहना चाहिए। उच्च आकांक्षा स्तर होना चाहिए उसका, नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए। सहयोगी भाव, सभी के साथ सहयोग करना सभी का। सामाजिक सेवा, विनम्र भाव, शांत स्वभाव, कोई गुस्से से भी बोले तो उसको शांत स्वभाव में जवाब देना। आदर्श व्यवहार होना चाहिए। मेहनत व कार्यों के प्रति सकारात्मकता, संतोषी प्रवृत्ति, तो ये सभी गुण होने चाहिए भाई सामाजिक कौशल व्यक्ति के अंतर्गत। तो इस प्रकार से जो अधिगम के संप्रदाय हैं वो आपके यहाँ पे समाप्त होते हैं भाई। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अधिगम के प्रमुख सिद्धांत। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।